क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का, ठीक है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अच्छा भाई, जैस्पर अ सोल ट्रेडर हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन of his bank receipts and payments for the year ended 30th April 2010। ठीक है, क्या करना है हमें क्वेश्चन में, जरा देख लेते हैं। ड्यूरिंग द ईयर machinery with a net book value of 5600 was sold for 1000, which was paid into the Jasper's private bank account. Jasper took a salary of 28,000 which was included in the wages account। ठीक है, markup is calculated as 75%। ये सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने बताई हुई है। करना क्या, हमें कैलकुलेट करने से पहले परचेजेस। परचेजेस के लिए हम करेंगे पीएलसीए बनाएंगे, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। अच्छा, तो क्या परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट के लिए इन्फॉर्मेशन है हमारे पास सफिशिएंट? ट्रेड पेबल्स की ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू चाहिए होगी। सबसे पहले बनाएंगे हम पीएलसीए। ठीक है, जब भी हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से क्वेश्चन करते हैं तो परचेज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें पीएलसीए बनाना पड़ता है नॉर्मली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में। और सेल्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, एसएलसीए बनाना पड़ता है। बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा क्रेडिट साइड पर, बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा डेबिट साइड पर। ठीक है, ट्रेड पेबल बैलेंस ब्रॉट डाउन 29,200 और 32,200। ठीक है, अच्छा उसके बाद आएगा नीचे परचेजेस, फिर आएगा यहाँ पर बैंक। बैंक मतलब पेमेंट्स, जो हमने ट्रेड पेबल्स को पेमेंट्स करी हैं, पेमेंट्स टू ट्रेड पेबल्स 228000। ठीक है, इसके अलावा जो है कहते हैं कोई डिस्काउंट रिसीव्ड हो या फिर परचेज रिटर्न्स हो, कुछ ऐसा क्वेश्चन में ढूंढते हैं, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, वरना ठीक है कोई मसला नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि ऐसी कोई चीज़ यहाँ पर है। बस बैलेंस, अब बैलेंसिंग फिगर्स हम निकाल लेंगे परचेजेस। ठीक है बच्चों, बैलेंसिंग फिगर निकालो, क्या आ रही है, हैवी साइड माइनस लाइटर साइड कर लो। 231,000 परचेजेस आ रही है। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। 231,000 ना, 231,000 और टोटल क्या आ रहा है, 260,200। 260,200। ठीक है बच्चों, तो ये सेल्स हो गई आपकी, तो परचेज हो गई, सॉरी। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या निकालने को बोला है परचेज के बाद, अच्छा जी, परचेज के बाद नेक्स्ट पार्ट में बोला हुआ है आपको क्वेश्चन में कैलकुलेट द सेल्स, और हमें सेल्स निकालनी है। सेल्स के लिए हम एसएलसीए बना सकते हैं, लेकिन अब देखते हैं एसएलसीए के लिए रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है नहीं है। देखो एसएलसीए के बैलेंस ब्रॉट डाउन तो है बट बैलेंस कैरी डाउन नहीं है, क्वेश्चन मार्क डला हुआ है। बैलेंस कैरी डाउन नहीं है, इसका मतलब वी कैन नॉट मेक एन एसएलसीए। हाँ, लेकिन हमें एक और बात बताई हुई है, मार्कअप के बारे में कुछ फरमाया गया है सवाल में। अब हम क्या करेंगे इसके लिए, हम जिस तरह इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं ना, ऐसा फॉर्मेट बना लेते हैं, लिखेंगे सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। बैकवर्ड वर्किंग करके हम सेल्स निकालेंगे। अच्छा, ओपनिंग इन्वेंट्री परचेजेस लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, और फिर आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ये फॉर्मेट लिख दिया मैंने, जो जो चीज़ें पता है वो लिखते जाओ। दो कॉलम बना लो यहाँ पर, क्या क्या मुझे पता है, सेल्स नहीं पता। ठीक है, मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री है। देखो स्टार्ट में इन्वेंट्री कितने की थी, 24,200, 24,400 की ओपनिंग इन्वेंट्री। परचेज भी हम निकाल चुके हैं, कितने की हैं, 231,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री ये रही 306,000। ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये करेंगे तो क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा।
वैल्यू बता दो मुझे क्या आ रही है कॉस्ट ऑफ सेल्स की। 224800, ठीक है, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गई। अब मार्कअप 75% है। मार्कअप इज ऑलवेज अप्लाइड ऑन कॉस्ट ऑफ सेल्स, यानी कि ये 75% का मतलब ये है कि 224800 का 75% आ जाएगा। 224800 का 75%, 168,600 हो जाएगा 168,600। ये आपका मार्कअप आ गया, ठीक है, ये ग्रॉस प्रॉफिट हो गया यानी कि। अब क्या करेंगे, हाँ ग्रॉस प्रॉफिट में ये कॉस्ट ऑफ सेल्स को प्लस कर देंगे तो सेल्स आ जाएंगी। तो ये हो जाएगा 168,600 प्लस 224800, कितना हो जाएगा 393,400। ठीक है, तो ये हमारी सेल्स आ गई। अच्छा, अब आगे क्या बोला हुआ है हमें, प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट। जब इनकम स्टेटमेंट निकालने को बोला हुआ है तो अब हम चाहें तो उसी को कंटिन्यू भी कर सकते हैं। वैसे तो पार्ट 2 है ना ये, पार्ट 3 में इनकम स्टेटमेंट बनानी है, वापस से ये सब रिपीट करना पड़ेगा, तो हम एक साथ ही लिख देते हैं पार्ट 2 एंड पार्ट 3। अब इनकम स्टेटमेंट बनानी है तो आगे कंटिन्यू करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद क्या करेंगे, लेस एक्सपेंसेस। और अगर ज़्यादा बेहतर वैसे ये है कि अगर आप चाहो तो एक दो वापस रिपीट ही कर लो, एहतियातन रिस्क ना लो। पार्ट 2 में भी यही करना है, पार्ट 3 में दोबारा से यही सब करना है। ये मे भी पॉसिबल एग्जामिनर मार्क्स काट ले कि भाई दोबारा करना था। अब ये काम करते हैं तो वर्किंग है ना हमारी, पार्ट 3 अलग से ही कर लेते हैं। इसमें हेडिंग वगैरह सब डालनी पड़ेगी ना इनकम स्टेटमेंट की। ये तुमने एक वर्किंग की है। अब हेडिंग में क्या है, सबसे पहले ऊपर आएगा जैस्पर, फिर आएगा इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड, डेट क्या है ईयर एंड की हमारी, 30 अप्रैल 2010। स्टार्ट करेंगे हम सेल्स से, ठीक है। सेल्स कितनी है, 393,400, लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओपनिंग इन्वेंट्री, ऐड करेंगे परचेजेस, लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, वापस तो वही सारा कॉपी होगा। फिर आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। एग्जाम में कभी ऐसा आ जाए तो आप लोग अलग से कर ही लेना एहतियातन, ये ना हो कि फिर मार्क्स कट जाए ना ये, ठीक है ना। तो ओपनिंग इन्वेंट्री हमारी थी 24,400, परचेजेस थी हमारी 231,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री थी 306,000। आ जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा ये, और माइनस करने के बाद 168,600। ठीक है, फिर अदर रेवेन्यू, अदर इनकम तो कोई है नहीं, लेस करेंगे एक्सपेंसेस, लेस करेंगे हम एक्सपेंसेस,
एक्सपेंसेस में क्या आ जाएगा, एक्सपेंसेस में आएगा रेंट, इंश्योरेंस, देखो जितने भी एक्सपेंसेस हैं ऊपर से हम देखेंगे। यहाँ पर देखो क्या क्या एक्सपेंसेस थे। रेंट हो जाएगा, इंश्योरेंस, वेजेस, पोस्टेज, इलेक्ट्रिसिटी, सनराइज, सब हो जाएंगे। ठीक है, रेंट, इंश्योरेंस, वेजेस, फिर पोस्टेजेस था ना, पोस्टेजेस, इलेक्ट्रिसिटी और सनराइज। अच्छा, अब बात ये है कि जिन एक्सपेंसेस के अंदर ना प्रीपेड एक्रूड वगैरह है ज़्यादा, तो उसके टी अकाउंट बनेंगे। देखो रेंट जो है, देखो जब प्रीपेड और एक्रूड ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों में हो ना, फिर टी अकाउंट बनता है। अगर ओपनिंग क्लोजिंग दोनों में ना हो, सिर्फ क्लोजिंग में हो, तो फिर तो सिंपल रूल है, क्या होता है, प्रीपेड को माइनस और एक्रूड को ऐड, बस आसान कर लो। चाहो तो बना सकते हो टी अकाउंट, लेकिन फिर ज़रूरत नहीं है। अब देखो ये रेंट प्रीपेड है, ठीक है, और इंश्योरेंस प्रीपेड है, दोनों की वैल्यूज क्या है, सिर्फ क्लोजिंग की। अगर ओपनिंग क्लोजिंग की दोनों हो तो एहतियातन टी अकाउंट बना लेना बेहतर होता है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि ओपनिंग का जो रूल है ना, वो क्लोजिंग से ऑपोजिट होता है। जैसे क्लोजिंग में क्या होता है, हम प्रीपेड को माइनस करते हैं और एक्रूड को ऐड करते हैं। अगर आप बगैर टी अकाउंट की करना चाहते हो, तो ओपनिंग के रूल्स ऑपोजिट हो जाएंगे, कि अगर ओपनिंग में प्रीपेड होगा तो वो माइनस नहीं होगा, क्या हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा। और ओपनिंग में अगर एक्रूड होगा तो वो माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब बगैर टी अकाउंट के आप कर सकते हो, टी अकाउंट बनाना तो मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन जब ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों में वैल्यूज हो ना, तो फिर इट्स बेटर कि टी अकाउंट बना लो। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है टी अकाउंट किसका बनेगा, फिर ये जो याद होगा आपको एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स हमने किया था, पाप और अपा वाले टी अकाउंट से, वो वाले घर बनेंगे टी अकाउंट। हाँ कर सकते हो, ऐसे भी टी अकाउंट बनाए बगैर भी वर्किंग कर सकते हो। ठीक है बच्चों, बात सबको समझ में आ रही है। जब भी ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का क्वेश्चन हम कर रहे होंगे और एक्सपेंसेस जो आते हैं, एक्सपेंसेस में प्रीपेड और एक्रूड अगर होता है, तो आपकी चॉइस होती है, चाहो तो आप टी अकाउंट बना लो। एक्सपेंस का टी अकाउंट कौन सा बनेगा, प्रीपेड, एक्रूड, एक्रूड प्रीपेड, जो एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स में बनता है। ठीक है, एक्सपेंस के लिए वो टी अकाउंट बनेगा। लेकिन अगर बगैर बगैर टी अकाउंट की करना चाहो, दैट इज ऑल्सो ओके। अब रूल ये है कि प्रीपेड जो है वो अगर बगैर टी अकाउंट की करते हो ना, तो ऐसे होगा कि ना, प्रीपेड और एक्रूड का रूल ये होता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस कैरीड डाउन। प्रीपेड क्लोजिंग में माइनस होता है और एक्रूड क्लोजिंग में प्लस होता है। ओपनिंग का रूल उल्टा हो जाएगा, ये माइनस की जगह प्लस, ये प्लस की जगह। ठीक है, दैट इज सिंपल। अगर बगैर टी अकाउंट में करना चाहो, इस तरह आप कर सकते हो। अब जैसे रेंट की बात कर लेते हैं, रेंट की बैंक में फिगर कितनी है, ये जो फिगर है रेंट की, ये कितनी है, बैंक की फिगर है, ये 24,200। अब 24,200 में मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा रेंट क्या है, प्रीपेड है, प्रीपेड 6,200 है, क्लोजिंग में है, ओपनिंग में नहीं है। तो क्लोजिंग का प्रीपेड क्या होता है भाई, माइनस। इसी तरह से इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में क्या है, इंश्योरेंस देखो ओरिजिनल वैल्यू इंश्योरेंस की कितनी है ऊपर, बैंक की 14,200 और प्रीपेड है 3,400, माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये तरह वैल्यू बता दो मुझे क्या आएंगी, ये तो 18,000 हो जाएगा, सही है, 11,000 हो जाएगा। ठीक है, फिर वेजेस का जो है, वेजेस में कुछ है इसका, प्रीपेड एक्रूड वगैरह। तो वेजेस के बारे में बोला हुआ है आपको, जैस्पर टू का सैलरी ऑफ 28,000 विच वॉज इंक्लूडेड इन द वेजेस। अब जैस्पर खुद ओनर है और अपने ही बिजनेस से सैलरी ले रहा है, ओनर अपने बिजनेस से सैलरी नहीं ले सकता। ठीक है, अगर लेगा भी तो वो ड्राइंग्स में ही जाएगा, वो एक्सपेंस, वो उसमें नहीं जा सकता, क्या कहते हैं, एक्सपेंसेस में तो नहीं जा सकता। ठीक है ना, तो इसलिए क्या करेंगे इसको, आप जो ओनर अपने बिले से सैलरी ले रहा है उसको ड्राइंग हटा देंगे इसमें से, एक्सपेंसेस में से। वेजेस मतलब वेजेस हैं कितने की, 104,200 माइनस कर देंगे इसमें से 28,000, 76,200 हो जाएगा। फिर पोस्टेजेस हैं, पोस्टेजेस 800 के हैं, इलेक्ट्रिसिटी है 8,400, एज इट इज आ जाएंगे। सन ड्राई एक्सपेंसेस 4,200। देन डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन का अगर रेट गिवन होगा तो ओके है, रेट नहीं गिवन होगा तो डेप्रीसिएशन में रीवैल्यूएशन मेथड अप्लाई होगा। ठीक है ना, रीवैल्यूएशन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन प्लस एडिशंस, बैलेंस ब्रॉट डाउन प्लस एडिशंस माइनस डिस्पोजल माइनस कैरी डाउन।
ठीक है, अब देखो क्या कहते हैं अपना, क्या कहते हैं, हम बात कर रहे थे मशीनरी की। अब मशीनरी है, नेट बुक वैल्यू दी हुई है, नेट बुक वैल्यू पे दी हुई है ना, मतलब रिवैल्यूएशन मेथड ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा, आपको डेप्रिसिएशन का रेट नहीं दिया हुआ, ऐसा ही है। अब मशीनरी आपके पास ओरिजिनल वैल्यू, ओपनिंग वैल्यू क्या थी मशीनरी की, 206,400, ये क्या है, बैलेंस ब्रॉट डाउन है। इसमें प्लस क्या करेंगे, एडिशन, नई मशीनरी कितने की बाय की हमने, ये देखो कैसे पता चला नई मशीनरी बाय की है, क्योंकि देखो ये जो बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में क्लोजिंग क्रेडिट साइड पर लिखा हुआ है, हमने पेमेंट करी है, पेमेंट करने का मतलब मशीनरी खरीदी हमने, हाँ, तो मशीनरी डेबिट और ये क्रेडिट हुआ तो पेमेंट हुई, पैसे जा रहे हैं, मतलब मशीन खरीदी हमने। डेबिट साइड पर आता तो क्या होता, बेची है मशीन। तो ये बैलेंस ब्रॉट डाउन 206,400, मैं यहाँ कर लेता हूँ 206,400 प्लस एडिशन, नया कितने का खरीदा आपने, 30,400 की मशीन और खरीद ली, माइनस डिस्पोजल, जो मशीनरी डिस्पोज ऑफ की है उसकी नेट बुक वैल्यू ली जाती है। ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी विद नेट बुक वैल्यू ऑफ 5,600 वाज डिस्पोज्ड ऑफ, माइनस बैलेंस कैरीड डाउन। बैलेंस सीडी क्या होगा आपका, बैलेंस सीडी ये है मशीन का 000, 15,000 डेप्रिसिएशन है, ठीक है, बैलेंस ब्रॉट डाउन प्लस एडिशन माइनस डिस्पोजल माइनस कैपिंग डाउन। अच्छा, फिर लॉस ऑन डिस्पोजल भी आएगा, जो एसेट हमने बेचा है उसकी नेट बुक वैल्यू थी 5,600 और बेचा कितने में हमने, 1000 में, 4,600 का नुकसान हो गया, सबको ऐड करेंगे और माइनस कर देंगे यहाँ से। थ्री 302 ये आ गया प्रॉफिट आपका। फिर से कैलकुलेशन कर लो जरा, मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। ये 600, हाँ 600 ना होगा, 138,400, ठीक है। दो नहीं, इस बार दोबारा टोटल करो, ये 18,000, अच्छा ये है ना, देखो इंश्योरेंस में गलती है, इंश्योरेंस में 3,400 था, 3,200 नहीं था, ये 3,400 था, 3,400 था, ये 10,800 हो जाएगा। आंसर है ना, जाना पहचाना नहीं लग रहा, 138,200, तो 30,200 ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट। ठीक है, अच्छा जी, अब बनानी है हमें इसकी बैलेंस शीट, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई परेशानी है, किसी का कोई क्वेश्चन है इसकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जैस पर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन as at
30th April 2010। अच्छा भाई, इसमें बैलेंस शीट में 2 ही कॉलम बनेंगे इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, स्टार्ट करेंगे हम नॉन करंट एसेट्स से। नॉन करंट एसेट्स के अंदर वी हैव ओनली वन थिंग, तो एक चीज़ है, क्या है? मशीनरी। नॉन करंट एसेट में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या है? मशीनरी है। अच्छा भाई, मशीनरी की वैल्यू, क्लोजिंग वैल्यू ले लेंगे मशीनरी की 216,000। ठीक है, देयर इज नो अदर नॉन करंट एसेट्स। फिर आ जाएंगे करंट एसेट्स पर। करंट एसेट्स में क्या आएगा? क्लोजिंग इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, बैंक, कैश, अदर रिसीवेबल्स। अब देखो क्या कहते हैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री है आपके पास, ट्रेड रिसीवेबल्स है। अब जरा जो है ना, क्या कहते हैं, बैंक का क्लोजिंग बैलेंस तो निकालो। बैंक ओवरड्राफ्ट तो नहीं आ रहा कहीं? बैंक का जो आपको टी अकाउंट दिया हुआ है उसका बैलेंस सीडी नहीं दे रहा, बल्कि ये रहा, सॉरी, बैंक का दिया हुआ है ना, निकाल के दे दिया। बैंक का बैलेंस सीडी दिया हुआ है 5400, क्या है ये? ओवरड्राफ्ट है, तो ये यहाँ पर नहीं आएगा। बैंक फिर कहाँ जाएगा? करंट लायबिलिटीज में। कैश है ही नहीं, अदर रिसीवेबल्स आ जाएगा उसके बाद। अदर रिसीवेबल्स, ठीक है। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी थी हमारी? क्लोजिंग इन्वेंट्री है 30,600। ट्रेड रिसीवेबल्स की क्लोजिंग वैल्यू है, ट्रेड रिसीवेबल्स की क्लोजिंग वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें। और अदर रिसीवेबल्स है प्रीपेड। प्रीपेड कौन कौन से हैं? 2 प्रीपेड है ना, रेंट है और इंश्योरेंस है, दोनों प्रीपेड हैं। अदर रिसीवेबल्स मतलब ये रिसीवेबल है, हम या तो सर्विस लेंगे या पैसे रिफंड लेंगे। तो सर्विस नहीं मिलती तो मतलब जैसे रिसीवेबल कहलाता है। जब भी प्री पेमेंट होती है ना, प्री पेमेंट मतलब हमने एक्स्ट्रा पे कर दिया। एक्स्ट्रा पे करने का मतलब है कि हम इसको रिफंड लेंगे या फिर हम सर्विस लेंगे, तो दोनों सूरतों में वो हमारा रिसीवेबल ही कहलाता है। 9600 आ जाएगा आई थिंक। अच्छा, अब ट्रेड रिसीवेबल्स के लिए क्या करना पड़ेगा पता है? ट्रेड रिसीवेबल्स के लिए एक तरह से एसएलसी बनाना पड़ेगा। एसएलसी देखो कि बैलेंस ब्रॉट डाउन है हमारे पास। ट्रेड रिसीवेबल्स का बैलेंस ब्रॉट डाउन 46,400 है। सेल्स हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, कितने की सेल्स थी? उसके बाद बैंक में पेमेंट्स कितनी हुई हैं? सीट्स फ्रॉम कस्टमर्स यानी कि 424,000। तो बैलेंस सीडी आ जाएगा। डिस्काउंट अलाउड वगैरह तो है नहीं, बैड डेट भी नहीं है। ये 424 करंट एसेट्स में जो है, ये तो रिसीट्स हैं। पैसे आए हैं इतने, तो खर्च भी तो हुए हैं। जो बच गया वो आएगा ना, बैंक में पैसे कितने पड़े हुए हैं। एसएलसी बनेंगे बैलेंस शीट। 433400। ठीक है, बैलेंस शीट ही हमें चाहिए ना, बैलेंस शीट ही बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो तुमने एक जीरो ज़्यादा लगा दिया भाई, मिस्टेक शायद। 46,400 है ये। दोबारा करो, एक जीरो ज़्यादा लगा दिया शायद। कोई और भी कैलकुलेशन कर ले बेटा। 15800। 15, सही है, सही लग रहा है, सही है। 5800, वेरी गुड। अच्छा भाई, आगे टोटल कर लेते हैं। टोटल करंट एसेट्स कितने हो जाएंगे? टोटल करंट एसेट्स हैं हमारे 56,
अच्छा जी, अब ऐड करेंगे टोटल करंट एसेट्स में हम मशीनरी में, तो टोटल एसेट्स आ जाएंगे 272,000। ये टोटल एसेट्स हो गए हमारे। डबल अंडरलाइन कर देंगे इसको, फिर आएगा कैपिटल एंड लायबिलिटीज। और हेडिंग आएगी कैपिटल। कैपिटल एंड लायबिलिटीज में पहले आएगा कैपिटल लायबिलिटीज के अंदर एक और हेडिंग आएगी कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल एड प्रॉफिट फॉर द ईयर लेस ड्राइंग्स। अच्छा जी, प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है वो निकाला हमने, ऊपर कितना आया था, 30,400 आया था हमारा क्या प्रॉफिट फॉर द ईयर। अच्छा, ड्राइंग्स क्वेश्चन में कुछ गिवन है? ड्राइंग्स तो नहीं गिवन, तो ये बस 28,000 आएगी ड्राइंग्स में, सैलरी जो है 28,000 आ जाएगी ड्राइंग्स में। अब ओपनिंग कैपिटल है नहीं हमारे पास, ओपनिंग कैपिटल के लिए ऑल एसेट माइनस ऑल लायबिलिटीज करना पड़ेगा, ठीक है ना, लेकिन सारे ओपनिंग वाले। कैपिटल के लिए ऑल एसेट्स माइनस ऑल लायबिलिटीज, ऑल एसेट्स। ये ऑल एसेट्स हो गए माइनस ऑल लायबिलिटीज, ठीक है। अब लायबिलिटीज कौन कौन सी होंगी, ट्रेड पेबल्स एंड लायबिलिटीज। अच्छा, मैंने ट्रेड पेबल्स को भी प्लस कर दिया, सॉरी, ट्रेड पेबल्स माइनस होगा। अच्छा, इसके अलावा और कोई लायबिलिटी, बैंक का ओपनिंग बैलेंस निकालना पड़ेगा। बैंक ओपनिंग बैलेंस कैसे निकालेंगे, बैंक का क्लोजिंग बैलेंस है हमारे पास, बैलेंस सीडी कितना है 5400। अच्छा, बैलेंस सीडी क्रेडिट बैलेंस है, मतलब डेबिट साइड पर आएगा, 5400 डेबिट साइड पर आ जाएगा। अब जरा बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, तो ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, हैवियर साइड माइनस लाइटर साइड करेंगे तो ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। ये बैंक का जो टी अकाउंट है इसमें ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखा हुआ ना, तो किसी भी एक साइड पर आ सकता है। हैवियर साइड माइनस लाइटर साइड कर लो। 6 मार्क के लिए इतनी मेहनत करवा रहे हैं, जाती है तो खुली जाती है, ठीक है। जल्दी जल्दी क्विक। हाँ जी, हैवियर साइड माइनस लाइटर साइड करके बैलेंस शीट ही निकालना है बैंक का। प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है। डेबिट साइड माइनस क्रेडिट। 9600 सर, 9600 कौन सी साइड हैवियर है? डेबिट साइड। डेबिट साइड इज हैवियर, इसका मतलब बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड पर आएगा। कोई और भी ट्राई कर ले एक दफा ताकि कंफर्मेशन हो जाए। 9600 बताया एक आंसर में भाई, ये आया है एक दफा। 424,000 प्लस 5400, माइनस करेंगे 30,400 माइनस 8,000।
15,000 आ रहा है, 15,000 आ रहा है एग्जैक्टली। मैंने मेरा 15 आ रहा है। आपने 400 शायद नहीं लिया, 9,600 आ रहा है, मेरा एग्जैक्टली 15,000 आ रहा है, 15,000 आ रहा है वो ड्राफ्ट। ठीक है, अब निकाल लो कैपिटल कितना आएगा, 46,400 प्लस 24,400 माइनस 29,200 प्लस 206,400 माइनस 15,000, 233,000। ठीक है, तो इसका बाद 235,400 आ जाएगा क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा 235,400। टू डबल थ्री ट्रिपल जीरो पर एड 30,400 माइनस 28,000। सर हम लोग 15,000 माइनस क्यों करेंगे? 15,000 बेटा वो है ना, बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड पर आ रहा है ना, इसलिए बैलेंस ब्रॉट डाउन जो था वो क्रेडिट साइड पर आ रहा है इसलिए। ठीक है, अच्छा ये मशीनरी वाला जरा देखना, ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी विद नेट बुक वैल्यू ऑफ 5,600 was sold for 1,000 which was paid into the Jasper's private account। ये भी ड्राइंग्स हो गई एक तरह से। देखो ये जो 28,000 की ड्राइंग्स थी, लेकिन 29,000 लेंगे। देखो 28,000 की ड्राइंग्स है ना, 1,000 और ले लेंगे ना, 29,000 की ड्राइंग ले लेंगे। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 235 की जगह 234। 1000 किसके? ये देखो ये वाला ना, जो मशीनरी बेसी है उसके प्राइवेट अकाउंट में चले गए पैसे जेसपर के, ये भी एक तरह से ड्राइंग ही हो गया ना। तो अभी टोटल कितना हो जाएगा हमारा, 234 क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल के बाद क्या आता है, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटीज। कोई लोन तो है नहीं क्वेश्चन में, आई थिंक डायरेक्टली करंट लायबिलिटीज ही आएंगी। नॉन करंट लायबिलिटीज तो है नहीं, तो डायरेक्टली क्या आएंगी, करंट लायबिलिटीज आएंगी। ट्रेड पेबल और अदर पेबल्स, अदर पेबल्स में आएगा एक्रूड। एक्रूड कुछ है क्या, एक्रूड भी नहीं, बस ट्रेड पेबल्स और बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। ट्रेड पेबल्स में आ जाएगा आपका 32,200 और बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट में आएगा जो क्लोजिंग हमने निकाला था, बैंक ओवरड्राफ्ट क्वेश्चन में गिवन नहीं था बल्कि, ये 5,400। दोनों को कर लेंगे प्लस, ऐड करो, ये हो जाएगा 272,000 टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटी। ठीक है, टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटीज हो गया 272,000। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया ये क्वेश्चन कंप्लीट। तो मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आप लोग इजीली जो है कॉपी कर लें जो कुछ रह गया हो।